सभी मित्रों को राधे राधे। सभी मित्र ध्यान से देखेंगे कि आज अपन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है सिलेबस के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा और संविधान सभा में अम्बेडकर जी का योगदान, वो सारी चीज़ें इसमें टॉपिक में दे रखी हैं। वही भारतीय संविधान सभा और संवैधानिक विकास में बी आर अम्बेडकर की भूमिका दे रखी है। तो अपन सबसे पहले अपन को बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो अपन देखिए, सबसे पहले संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत के अंतर्गत क्या माना जाता है कि हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। और अब राज्य का स्वरूप, राज्य के स्वरूप के अंतर्गत आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये राज्य के स्वरूप के अंतर्गत है। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है कि हमें न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समानता। तो देखिए, न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। 3 प्रकार का न्याय बताया गया है संविधान में। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बताया गया है। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे है समानता। समानता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। फिर आगे है व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता व अखंडता और बंधुता। तो ये संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। वे आजकल जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे कथन, कारण के और मिलान के, उसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना आप। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। अब संविधान के अंगीकृत होने की दिनांक कौन सी है? संविधान के अंगीकृत होने की दिनांक है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। लागू होने की दिनांक अलग थी, 26 जनवरी 1950। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया गया था, इसको संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस दिन क्या था? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी था। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको ध्यान रखना अच्छे से, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी से आपको ये तैयार करवा रहा हूँ टॉपिक। मैं आपको संपूर्ण टॉपिक कवर करवा दूंगा। जो भी इसमें जीके के अंदर जो भी टॉपिक लगते हैं फर्स्ट पेपर में, वो संपूर्ण मैं कवर करवा दूंगा आपको। आप बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो मुझे आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको ये तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। एक तो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ठीक है, तो इनका ध्यान होना चाहिए। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। ये छोटे छोटे शब्दों को अर्थ ध्यान रखना चाहिए। अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। और आत्मर्पित का मतलब है स्वयं को सौंपना। आत्मर्पित का मतलब है स्वयं को सौंपना। मैं वही चीज़ें आपको करवा रहा हूँ जिस प्रकार मैंने तैयारी की थी और मैंने अपने जीवन में जो भी तैयारी करके आगे बढ़ा हूँ वो उसी प्रकार से मैंने आपको ये सभी चीज़ें कंटेंट करवा रहा हूँ। तो आप देखिए, कुछ समय बाद अपन देखिए डिजिटल बोर्ड पर भी आ जाएंगे। अभी मैंने एक बार सोचा है कि एक बार शुरुआत करते हैं कि बच्चों को कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अपन डिजिटल बोर्ड पर भी आ जाएंगे।
कुछ समय बाद में आपके सामने और भी अच्छे तरीके से वहाँ पर आने लग जाएंगे। अभी तो देखिए मैं इस पर लिख कर आपको कंटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा लगेगा तो डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए आगे नोट, प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। तो ये याद रखना कि प्रस्तावना के अंतर्गत क्या आता है कि संविधान के आदर्श, उद्देश्य और सरकार के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। और उसके बाद है प्रस्तावना में जनता की भावनाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं समाविष्ट हैं। प्रस्तावना में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं समाविष्ट हैं, इसलिए प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भाई संविधान की आत्मा कैसे किस कारण से कहते हैं संविधान की आत्मा? इसके लिए कहते हैं कि उसमें प्रस्तावना में जनता की जो भावनाएं हैं और आकांक्षाएं हैं वो समाविष्ट है, इसलिए उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कई बार ही प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर, ये तो पेश करने की तिथि है 13 दिसंबर 1946, और उनको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उनको स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किए गए? स्वीकृत हुए 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्तावों का देखिए, उद्देश्य प्रस्तावों का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोहनलाल सक्सेना ने। उर्दू में अनुवाद किसने किया? मोहनलाल सक्सेना जी ने। मोहनलाल सक्सेना जी ने उर्दू में अनुवाद मोहनलाल सक्सेना जी ने किया था। और स्वतंत्र भारत, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत भारत के ही लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए संप्रभु और स्वतंत्र भारत, जो अपना स्वतंत्र भारत हो गया था, अपना संविधान लागू बन कर तैयार हो गया था, उसको लागू कर दिया गया था, उसमें समस्त शक्तियाँ किसके पास थी? भारत के लोगों के पास थी, भारत की जनता के पास थी। ओके, अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार, कितनी बार? केवल एक बार संशोधन किया गया। वो कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार संशोधन किया गया है। उस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से थी इंदिरा गांधी जी, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति जी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो कई बार पूछ लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। इसकी सिफारिश किसने की थी? संविधान संशोधन करने की जो सिफारिश किसने की थी? कौन सी समिति थी? तो सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति तो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। अब देखना विशेष बात यह है कि उस समय उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे? 3 शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसको अच्छे से याद रखना। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाज, पंथ, अखंड। समाज, पंथ, अखंड, ऐसे याद रख लेना। समाज, पंथ, अखंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की थी ना, जो संविधान का उद्देश्य है उसके अंदर 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई थी ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये कहाँ से प्रेरित किए गए थे? रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति थी 1917 में, रूस में क्रांति हुई थी
उससे प्रेरित थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूस की क्रांति से प्रेरित थी। अब देखिए संविधान का मूल स्रोत, फिर वही बात आ गई है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। तो प्रश्न पूछ ले कि संविधान का मूल स्रोत किस में निहित है, तो भारत की जनता में, भारत की जनता में। और समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी भारत की जनता है, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी भारत की जनता है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। कितनी बार, 2 बार भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। फिर देखिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं तो उन पर बात करते हैं। देखिए ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तथा सर्वाधिक अमूल्य भाग कहा है। तो ठाकुर जी थे तो अमूल्य होते हैं, ठाकुर जी ऐसे याद रख लेना, वे ठाकुर जी अमूल्य होते हैं। प्रस्तावना की संविधान की आत्मा तथा सर्वाधिक अमूल्य भाग कहा ठाकुर दास भार्गव जी ने। अर्नेस्ट बोकर ने प्रस्तावना को मुख्य बिंदु कहा, की नोट कहा, मुख्य बिंदु बाकर। के एम मुंशी राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडलियाँ, मुंशी जी की कुंडली ऐसे याद रखना, मुंशी की कुंडली, मुंशी की कुंडली, मुंशी कुंडली, मुंशी कुंडली ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु बारकर और मुंशी की कुंडली। नाना पालकीवाल ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, नाना पालकीवाल। ऐसे याद रख लेना, नाना जी के जाएंगे तो परिचय देना पड़ेगा, नाना जी के जाएंगे परिचय देना पड़ेगा, नाना पालकीवाल। याद होना चाहिए कैसे भी, कोई भी ट्रिक लगा के। अभी आगे जो भी क्लासें आएंगी और भी ट्रिक से तरीके से याद करवाएंगे। ये तो देखो ये पॉलिटिकल की क्लासें हैं तो इसमें ज़्यादा ट्रिक लगने का नहीं है। जो भी राजस्थान जीके की, भूगोल की, इतिहास क्लास, संस्कृति की, जो सब क्लासें में डाल दूंगा। आप निरंतरता बनाए रखना और रोज़ देखना आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉरी। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किस वाद में है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। ओके, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, किसने नहीं माना, बेरुवारीवाद 1960, बेरुवारीवाद और 1960 तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का भाग तो नहीं माना है। बेरुवारीवाद 1960 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। आगे देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा। ये देखिए, ये इसने मान लिया है, किसने, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, मूल आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, किसने माना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो प्रश्न आ जाए, प्रस्तावना को संविधान का भाग किसने माना, कौन से वाद में माना गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। कई बार प्रश्न आता है, परीक्षाओं में बार बार प्रश्न ये आता रहता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को भाग माना है और उसमें बेरुवारीवाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। तो इन दोनों में अंतर रखना, पहले नहीं माना उसके बाद माना। और आगे देखिए, एस आर बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में भी
उद्देशिका को संविधान का भाग मानना है। तो एक तो केशवानंद हो गया, और एक SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, संविधान का भाग माना गया है। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये याद रखना। देखिए भाव, प्रस्तावना पर प्रभाव, प्रस्तावना पर प्रभाव किस किस का है। प्रथम पंक्ति अमेरिका से ली गई है। देखिए प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और स्वतंत्रता समानता बंधुता ये फ्रांस से लिए गए हैं, स्वतंत्र समान बंधु फ्रांस से लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उससे ये प्रेरित थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये थी प्रस्तावना की बेसिक जानकारी, प्रस्तावना उद्देशिका की संविधान की बेसिक जानकारी। आगे और क्लासें डालेंगे और डालते रहेंगे, और आप निरंतरता बनाए रखें। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्लास आप यूट्यूब पे डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठाएं। और मैं चाहता हूं कि आप लगातार मेहनत करते रहें और सफल होएं। और इनके जो भी अब जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है प्रश्नों का, उसके अकॉर्डिंग मैं इनके प्रश्न भी, क्वेश्चन और आंसर वो भी डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव। वो भी मैं कथन कारण वाले, मिलान वाले जो भी प्रश्न अब बनते हैं इनके, वो भी मैं साथ साथ इनके करवाते रहूँगा। आप चिंता नहीं करें, निरंतरता बनाए रखें। धन्यवाद।